अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू डेली सक्सेस बाय के। आज हमारी वीडियो का टॉपिक मार्शल लॉज इन पाकिस्तान। ये बहुत 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 ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफरेंट डायमेंशन के थ्रू ये पूछा जाता है और मैंने कोशिश की है कि मैं हर चीज़ को इस वीडियो के अंदर ही कवर करूं। तो मे बी वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर आपने देखना है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं इसके अंदर जो आपने करनी है। ज्यादातर ये क्वेश्चन जिस तरह से पूछा जाता है ना, वो आपसे पूछे जाते हैं काजेज ऑफ मार्शल लॉज जितने भी पाकिस्तान के अंदर लगे हैं उनकी कॉजेज क्या है। तो उसके इसके अंदर भी आपने इंट्रोडक्शन जरूर देना है। उसके बाद आपने ये सारे मार्शल लॉज को लिखने के बाद उनका थोड़ा सा ओवरव्यू देने के बाद उनकी रीजंस, फिर रीजंस लिखनी है और एंड पर क्रिटिसिज्म उन पर क्यों हुई, किस बेस के ऊपर क्रिटिसिज्म हुई, उनका कंपैरिजन आपने ज़रूर करना है। इससे आपका क्वेश्चन पूरा बहुत ही फ्लरिश, बहुत ही खूबसूरत तरीके से लगेगा और आपकी चेकर जो है उस पर इम्पैक्ट जाएगा कि आपने हर डायमेंशन जो है वो क्लियर किया। आपको इस क्वेश्चन की समझ है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस हैं। बस जो चीज़ें मैं करा रही हूँ अगर आप वो कर लेते हैं और ये सारी आउटलाइन अगर आप तैयार कर लेते हैं ना, तो इसके हिसाब से आप 9 से 10 पेजेस तो सुकून से पेपर पे लिख सकते हो क्वेश्चन के, और आपके पास बहुत ज़्यादा मटेरियल इकट्ठा हो जाएगा। आपने ये आउटलाइंस तैयार करनी है, बाकी जो मैं आपको मटेरियल अंदर बता रही हूँ वो आपने बस समझना है, चीज़ों को बस समझें। नोट्स आपको ये नीचे मैं दिखा देती हूँ, ये आपके नोट्स हैं, इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लॉक मैं इसलिए करती हूँ ताकि आप सारी वीडियो देखो और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। इस तरह अगर आप नोट्स खरीद भी रहे हैं ना पैसे दे के, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपको जब तक समझ नहीं आई है उन नोट्स से खरीदने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप बस समझें, आपको यहाँ पे लेक्चर भी मिल रहा है, आपको नोट्स भी मिल रहा है। आप 10 मिनट, 10 से 15-20 मिनट एक क्वेश्चन को दें, आपकी फ्यूचर बन जाएगा, आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अभी हम इंट्रोडक्शन में आपको पहले आउटलाइन दिखा रही हूँ और आपने इस आउटलाइन को गौर से अपने जहन में बिठाना है। क्यों? ताकि आपको समझ आए कि आपने इस वीडियो के अंदर क्या पढ़ना है और कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको हर सूरत कवर करना है इस टॉपिक के अंदर, और वो आपको पता चल जाए। हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, मार्शल लॉ के कुछ हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को कवर करेंगे और मार्शल लॉ अगर आपका इम्प्लीमेंट हुआ है तो उसकी रीजंस और उसके पर्पस क्या थे उसको हम देखेंगे। फिर हम अयूब खान के दौर के अंदर जो मार्शल लॉ लगा और उसकी रीजंस, मेजर पॉलिसीज जो उन्होंने लगाई और फिर उसके ऊपर क्या क्रिटिसिज्म रही उसको हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल। फिर उसके बाद याहिया खान के दौर में जो आपका लगा मार्शल लॉ उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपके पास आ जाता है ज़ियाउल हक के दौर में जो मार्शल लॉ लगा उसकी रीज़न क्या थी, इस्लामाइजेशन पॉलिसीज कौन सी आई थी, और जो भी सोवियत अफगान वार का जो पाकिस्तान के मार्शल लॉ के ऊपर जो इफ़ेक्ट पड़ा था उसको हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद आपका आ जाता है परवेज मुशर्रफ साहब का दौर। उसके दौर में भी हम ये सारी चीज़ें देखेंगे, रीजन और एक कारगिल का वॉर कॉन्फ्लिक्ट जो था इंडिया के साथ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। फिर हम 6 आउटलाइन पर आएंगे और उसके अंदर हम मार्शल लॉ जितने लगे हैं उनके अंदर डिफरेंसेस, उनकी क्या क्या रीजंस थी, उनके इम्पैक्ट आपके डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन पर क्या है, उनको एक डिटेल के अंदर उनका इम्पैक्ट डिस्कस करेंगे। और फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हम क्रिटिसिज्म डिस्कस करेंगे। ठीक है, और एक और ये जो मैं अगली आउटलाइन आपको बता रही हूँ यही आपके क्वेश्चन के अंदर आपके क्वेश्चन को बहुत खूबसूरत शो करेंगे और बताएंगे यार चेकर को ये एक आप इम्प्लीमेंटेशन दे रहे हो, आप एक रिफ्लेक्शन दे रहे हो कि आपका क्वेश्चन जो था जो आपने लिखा है उसके बारे में आपको हर तरह से हर नॉलेज हासिल है और एग्जामिनर की तरफ बहुत अच्छा आपका इमेज जाएगा क्वेश्चन का, जो कि है ट्रांजिशन टू डेमोक्रेसी। आपने ये जो टॉपिक, ये जो आपका आउटलाइन है इसको आपने ज़रूर लिखना है, हर सूरत आपने लिखना है। ठीक है, इसको हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। फिर उसके बाद एज यूजुअल हर टॉपिक, हर क्वेश्चन के नीचे आपने कंक्लूजन ज़रूर देना है, कंक्लूजन के भी मार्क्स होंगे और इससे इम्प्रेशन भी आपका अच्छा जाएगा। अब आपके सामने ये जो आउटलाइन है ये आपको आउटलाइन रटी होनी चाहिए। ठीक है, आपको इस पर रटा लगाना है बेशक, और ये सारी चीज़ें आप लोगों को तैयार होनी चाहिए। बाकी इसके अंदर का जो मटेरियल है वो आपने सिर्फ समझना है, उसमें आप अपनी वर्डिंग यूज़ कर सकते हो और बस आपने समझा हुआ होगा तो आप अपनी वर्डिंग यूज़ कर सकते हो। इंट्रोडक्शन में सबसे पहली चीज़
हम देखने जा रहे हैं मार्शल लॉ होता क्या है। मार्शल लॉ एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर मिलिट्री जो है आपकी अपनी गवर्नमेंट के ऊपर कंट्रोल हासिल कर लेती है, आपकी सिविलियन गवर्नमेंट को साइड पर कर दिया जाता है और मिलिट्री गवर्नमेंट आ जाती है। पाकिस्तान जब से एग्जिस्टेंट में आया है 1947 से लेके आप अभी तक देखें तो काफ़ी अदवार के अंदर मिलिट्री ने सिविलियन गवर्नमेंट के ऊपर अपना कंट्रोल किया है और रीजंस जो हैं उस पर दी हैं, वो आपकी पॉलिटिकल रीजंस भी हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस रीजन भी बताई जाती हैं, बाज़ औक़ात रीजन दी गई कि सिक्योरिटी थ्रेट्स बहुत थे, इसलिए मिलिट्री को आगे बढ़ना पड़ा और मुल्क को अंदर स्टेबिलिटी को लेके आना पड़ा। अब अगर हम देखें 1947 से लेके डिफरेंट दौर हैं जिनके अंदर मार्शल लॉ आपका लगा है और मार्शल लॉ लगने के रीजन हर एक की अगर आप देखें तो मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं वो, और बाज़ औक़ात कितने जनरल आए और पाकिस्तान के ऊपर अपनी हुक्मरानी की और उनकी रीजंस की वजह से मार्शल लॉ की वजह से पाकिस्तान को उसका खमियाजा भुगतना पड़ा। यही चीज़ें आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से लीडर्स आए, कौन कौन से जनरल्स ने पाकिस्तान के ऊपर हुक्मरानी की और उनकी वजह से पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को कितना नुकसान हुआ और फिर उसको दोबारा रीगेन करने के अंदर कितनी काविशों की ज़रूरत पड़ी। सबसे पहली दूसरी चीज़ आप देख रहे हैं मार्शल लॉ अंडर अयूब खान। 1958 से 1969 के दौरान ये मार्शल लॉ रहा और अयूब खान के दौर में 1958 के अंदर पाकिस्तान बहुत सारी प्रॉब्लम से गुजर रहा था, जैसे कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में हर तरफ करप्शन ही करप्शन थी, इकोनॉमी का बुरा हाल चल रहा था हर तरफ। अगर पाकिस्तान को एक ऊपर से आप ओवरव्यू दें तो एक सोशल अनरेस्ट की सिचुएशन थी हर तरफ। इस सिचुएशन का जनरल अयूब खान ने अपना फ़ायदा उठाया। जनरल अयूब खान जो कि उस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, उन्होंने चार्ज ऑफ आर्मी पाकिस्तान आर्मी थे, उन्होंने इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाया और अपनी मिलिट्री कोप होता है, मिलिट्री के थ्रू, मिलिट्री की फोर्स के थ्रू आप सिविलियन गवर्नमेंट के ऊपर अपनी हुक्मरानी ले आओ, कंट्रोल ले आओ। 7 अक्टूबर 1958 के अंदर मिलिट्री का राज आ गया पाकिस्तान के ऊपर और उनका ये कहना था कि उन्होंने इसलिए किया कि वो कंट्री को पॉलिटिकल कन्फ्यूजन से दूर रखना चाहते थे, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी का बहुत बुरा हाल चल रहा था और वो चाहते थे कि मिलिट्री रूल के थ्रू वो मुल्क के अंदर एक स्टेबिलिटी को लेके आए। पॉलिटिक्स उनका ये कहना था कि जो मुल्क के अंदर जितने सियासतदान बैठे हुए हैं वो अपना जॉब अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, मुल्क को सही तरीके से नहीं चला रहे हैं, प्रॉब्लम्स को अच्छे तरीके से सॉल्व नहीं कर रहे हैं, इसलिए उन्हें लीडर की जगह लेना पड़ी और मुल्क को कंट्रोल करने के लिए उन्हें मार्शल लॉ इन्फोर्स कराना पड़ा। इकोनॉमी, क्योंकि पाकिस्तान की पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, इकोनॉमिक डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे, इनको डील करने के लिए ये उन्हें स्टेप लेना पड़ा। लेकिन इनके दौर में अपोजिशन के साथ बहुत बुरा सलूक हुआ। इस तरह से सलूक हुआ कि मीडिया के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं रही, उन्होंने उनसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ही छीन लिया। आप जो भी उन्हें अपोज करता था उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाते थे, उनको बुरी तरह से उन पर जुल्म किया जाता था। ज़िया साहब, अयूब खान साहब कहते हैं कि वो चाहते हैं कि पावर को सेंट्रल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट में डिवाइड किया जाए, लोग ताकि जो निचले तबके के अफसर हैं उनके पास भी ये राय हो कि वो पॉलिटिकल जितने भी फंक्शंस हैं उनके अंदर इजीली अपनी बात पहुंचा सके, लेकिन जो मेन पावर थी वो मिलिट्री के हाथ में थी। इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपकी डेमोक्रेसी का क्या हाल हो रहा होगा उस वक्त। इस टॉपिक के अंदर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज ताशकंद डिक्लेरेशन एंड रिजाइनेशन। अब यहाँ पर ये सबसे इवेंट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी की वजह से अयूब खान को अपनी पोजीशन से रिज़ाइन देना पड़ा। 1965 के अंदर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक जंग होती है। लोगों ने इस जंग के ऊपर बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसिज्म की, क्योंकि अयूब खान वो कहते हैं कि उन्होंने सिचुएशन को एक अच्छे तरीके से डील नहीं किया। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान होने वाली इस जंग को एक डील के थ्रू पीस लाने के लिए लाना चाहा लोगों ने। वो किस तरह से दोनों कंट्रीज के दरमियान एक डील हुई जिसको आप कहते हो ताशकंद डील। इसको जो है वो ताशकंद डिक्लेरेशन क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो मीटिंग हेल्ड हुई थी ये उज़्बेकिस्तान के एक शहर ताशकंद के अंदर हुई थी और पीस के ऊपर। अब यहाँ पर ये कहा जाता है कि इस डील के अंदर पाकिस्तान को बहुत ही ज़्यादा
अपनी कंप्रोमाइज़ करना पड़ा, पाकिस्तान को बहुत बड़े लेवल पर कंप्रोमाइज़ करना पड़ा, बहुत सारी चीज़ों से गिव अप करना पड़ा और इतना कंप्रोमाइज़ इंडिया को नहीं करना पड़ा जितना पाकिस्तान को करना पड़ा। इस बेस के ऊपर अवाम अयूब खान के खिलाफ हो गई, हर तरफ पब्लिक प्रोटेस्ट थी, मुल्क का हाल ख़राब हो गया और इनकी वजह से और इस ताशकंद डिक्लेरेशन का इतना बड़ा इम्पैक्ट अयूब खान की गवर्नमेंट के ऊपर आया कि उन्हें रेजिग्नेशन देना पड़ी। बाकी नीचे आपको क्रिटिसिज्म है, ये आपने और गौर से नोट्स डाउनलोड करने के बाद आपने पढ़ लेना है, मैंने इसका ओवरव्यू आपको दे दिया है। उसके बाद दूसरा मार्शल लॉ लगता है याह्या खान के दौर में 1969 से 1971 के अंदर। जैसे ही अयूब खान ने अपनी पोजीशन से स्टेप बैक किया तो जनरल याह्या खान ने एज अ लीडर ऑफ पाकिस्तान पोजीशन संभाल ली, क्योंकि याह्या खान अयूब खान के दौर में बहुत ही ज़्यादा प्रोटेस्ट और मुल्क के हालात पॉलिटिकल अफरा तफरी हर तरफ थी। 1970 के अंदर जनरल इलेक्शंस आने वाले थे। इस सिचुएशन के अंदर जनरल याह्या खान ने अपनी इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हुए लीडर ऑफ पाकिस्तान की पोजीशन को संभाला और उन्होंने कहा कि उन्होंने मार्शल लॉ के लगाने की रीज़न ये बताई क्योंकि मिलिट्री हर तरफ सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। उन्हें ऐसा लगा कि उन्हें मार्शल लॉ लगा देना चाहिए ताकि मुल्क को मज़ीद जो है वो टेंशन से बचाया जा सके, लेकिन इसके नताइज उसके बरक्स हुए। वो कहते थे कि उन्होंने ऑर्डर लाने के लिए कंट्री में मार्शल लॉ लगाया, लेकिन इसका जो इम्प्लीकेशन और इसके जो नताइज थे अगर आप देखें तो वो इससे भी बुरे हो गए, क्योंकि ईस्ट इंडिया तब पाकिस्तान से अलग हो गया, जिसको आज बांग्लादेश कहते हैं। अगर आपको पता हो तो बांग्लादेश आपका बना था, पाकिस्तान से अलग हुआ था याह्या खान के दौर में, क्योंकि बांग्लादेश के लोगों को लगता था कि उनको फेयरली ट्रीट नहीं किया जा रहा, उनको गवर्नेंस में पूरा हक नहीं दिया जा रहा, तो वो चाहते थे कि उनको जो उनका हिस्सा है ईस्ट पाकिस्तान वो अलग कर दिया जाए और उन्हें अलग से एक अपनी हैसियत दे दी जाए और एक अलग कंट्री बन जाए और उससे वो उसको मज़ीद जो है वो अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजार सकें और उसको फिर वो बहुत सारी इसके दरमियान जो वॉर भी हुई जिसको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसके अंदर ये चीज़ है, बांग्लादेश लिबरेशन वार, लोगों ने अपनी आज़ादी के लिए लड़ना शुरू कर दिया। अब जिस तरह से याह्या खान ने सिचुएशन को हैंडल किया, फिर भी वार हुई और उसमें जो है वो ईस्ट पाकिस्तान को शिकस्त, वेस्ट पाकिस्तान को शिकस्त हुई और ईस्ट पाकिस्तान जो कि अब बांग्लादेश है वो अलग होके एक अलग से स्टेट बन गया और उसके अंदर सारे बंगाली लोग चले गए और बांग्लादेश एक अलग से कंट्री बन गया और वेस्ट पाकिस्तान की हुकूमत से बिल्कुल अलग हो गए। ठीक है, अब अगर हम देखें इसके इम्पैक्ट क्या थे बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के, तो ये आपके सामने इम्पैक्ट है, ये आपने ज़रूर लिखने हैं। फॉल ऑफ ढाका और 1971 के अंदर वॉर होती है पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान, ठीक है, और इसके बाद पाकिस्तान इस जंग को हारता है और जो ढाका था वो बांग्लादेश का कैपिटल उनके हिस्से में चला जाता है। मिलिट्री की रेपुटेशन बुरी तरह से ख़राब हो जाती है इस जंग को हारने के बाद। लोग मिलिट्री के साथ बहुत ही ज़्यादा नाखुश थे और उन्होंने इस चीज़ को बहुत क्रिटिसाइज़ किया कि जिस तरह से गवर्नमेंट ने इस सिचुएशन को हैंडल किया है। अब पब्लिक प्रेशर के अंडर जनरल याह्या खान को 1971 के अंदर अपनी पोजीशन से रिज़ाइन देना पड़ा और इस रेजिग्नेशन के बाद सिविलियन रूल दोबारा से रिस्टोर हुआ पाकिस्तान के अंदर और फिर उसके बाद भुट्टो की हुकूमत आई थी। मार्शल लॉ लगता है, फिर उसके बाद अगला मार्शल लॉ आता है ज़ियाउल हक साहब का 1977-1988। इसके अंदर भी बहुत ही ज़्यादा आप देखेंगे जुल्म हुआ था लोगों पर, बहुत ही ज़्यादा। अगर आप बुक पढ़ना चाहते हैं पाकिस्तान एट द क्रॉस रोड्स, आप ज़रूर पढ़ें। इसके अंदर मार्शल लॉ को डिस्कस किया गया और उसके बाद जो मुल्क की सिचुएशन थी उसको बहुत डिटेल के अंदर डिस्कस किया गया। रीज़न ये बताई गई कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रही थी एज़ यूजुअल और इलेक्शंस के अंदर धांधली के इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे। बहुत ही ज़्यादा सिविल अनरेस्ट था उस दौर के अंदर। जनरल ज़ियाउल हक साहब जो कि आर्मी के हेड थे, उन्होंने सिचुएशन का फ़ायदा उठाया, अपनी पावर के थ्रू, मिलिट्री कोप के थ्रू, सारी पावर के थ्रू और सिविलियन गवर्नमेंट के ऊपर अपना कंट्रोल कर लिया। और उनका भी यही कहना था कि उन्होंने इसलिए मुल्क के अंदर मार्शल लॉ लगाया है ताकि स्टेबिलिटी लेके आए, मुल्क को मज़ीद नुकसान से बचाया जा सके। उन्होंने सारे कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड कर दिया, नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर दिया और रूल जो था हर तरफ मिलिट्री का रूल लग गया।
मार्शल लॉ को इन्फोर्स करा दिया गया। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट इस्लामिक लॉज को इम्प्लीमेंट कराया गया ज़िया साहब के दौर में, और गवर्नमेंट को यूएस से भी उस दौरान ना बहुत सारी जिसे कहते हैं सपोर्ट मिल रही थी। अब इस्लामाइजेशन पॉलिसीज बहुत ही ज़्यादा ज़िया साहब के दौर में लगी थी, जिसके अंदर एक हदूद ऑर्डिनेंस था। हदूद ऑर्डिनेंस ये था कि जितने क्राइम थे उनको इस्लामिक प्रिंसिपल के अंदर उनके लिए सख्त पेनल्टीज रखी गई थी। जैसे हदूद क्राइम जैसे चोरी की क्या है, जिना की क्या आपको सजा दी जाएगी, वो सारी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट रखी गई थी हर एक इस्लाम के असूलों के अंदर। अब क्योंकि इसके लिए भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुई थी कि ये जेंडर बाइस्ड है और ये इनजस्टिस लेके आ रहा है स्पेशली औरतों के लिए। फिर उसके बाद आगे शरीयत कोर्ट, अलग से शरीयत कोर्ट्स क्रिएट की गई, उसके ऊपर भी कंट्रोवर्सीज लेके गए। इन शॉर्ट जो ज़िया साहब का दौर था उसके अंदर इस्लामाइजेशन पॉलिसीज काफ़ी आई थी, और लेकिन इस दौर के अंदर भी फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं थी। जो बोलता था उसको लटका दिया जाता था, जो मीडिया बोलने लगता था, मीडिया से फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बुरी तरह से छीन ली गई थी। कोई सवाल नहीं कर सकता था। फिर उसके बाद आ जाता है आपके पास मार्शल लॉ अंडर परवेज़ मुशर्रफ। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में फिर अब दोबारा आ गया मार्शल लॉ 1999 से 2008। अब यहाँ पर क्या हुआ था, 1999 के अंदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने पाकिस्तान का कंट्रोल लिया मिलिट्री कोप के थ्रू। किसकी गवर्नमेंट को हटा के, नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट को हटा के जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब आए। उन्होंने अपना ये रीज़न रखी कि क्योंकि मुल्क के अंदर बहुत ही ज़्यादा करप्शन हो रही है, हर तरफ पॉलिटिक्स के अंदर अनस्टेबिलिटी है, तो मेरा मानना वो ये मानते थे कि मिलिट्री, अब सिर्फ मिलिट्री ही है जो गवर्नमेंट जो मुल्क की प्रॉब्लम्स को फिक्स कर सकती है। मार्शल लॉ इम्पोज किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन डिसॉल्व किया गया, नेशनल असेंबली को डिसॉल्व किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड कर लिया गया और गवर्नमेंट की पर अपना कंट्रोल ले लिया गया। उन्होंने ये प्रॉमिस किया कि वो ये जितनी भी करप्शन है उनको फाइट करेंगे, रिफॉर्म्स को रिड्यूस करेंगे, लेकिन और फिर उसके बाद जब मुल्क एक स्टेबल स्टेट में आ जाएगा तो वो जो पावर है दोबारा सिविलियन गवर्नमेंट को दे देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। उन्होंने अपना टेन्योर बाद में एक्सटेंड करा लिया था। कारगिल वार हुई। मुशर्रफ के दौर में पाकिस्तान एक कन्फ्लिक्ट के अंदर इन्वॉल्व होता है, जिसको इंडिया के साथ हम कहते हैं कारगिल वार। 1999 के अंदर पाकिस्तान फोर्सेस एक एरिया, जो कि इंडिया के अंदर एक एरिया है कारगिल, अब वहां पर दाखिल होती हैं। इनिशियली पाकिस्तान ने कुछ प्रोग्रेस की, बट अदर कंट्रीज स्पेशली द यूएस गॉट इन्वॉल्व और पाकिस्तान को जंग रोकने पर मजबूर किया गया। उन्होंने वहां पर इंडिया की पोजीशन को सपोर्ट किया। इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से पाकिस्तान को अपनी जितनी भी ट्रूप्स थी, जितने भी दस्ते थे, वो कारगिल से निकालना पड़े, और इसकी वजह से टेंशन्स और क्रिएट हुई हैं पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। और पाकिस्तान किस तरह से इस डिसीजन के अंदर, इस कन्फ्लिक्ट के अंदर इन्वॉल्व हुआ है, इसके रिलेटेड कंसर्न्स अब क्रिएट होना शुरू हो गए। रिजीम, मार्शल लॉ रिजीम, आप इसके अंदर डिफरेंसेस को यहाँ पर गौर से पढ़ लीजिएगा। ये मैंने इजी वर्डिंग में ही लिखा है कि हर एक ने अपनी रिजीम की रीजंस क्या बताई थी। बेसिकली सबने रीजंस यही दी थी कि हम मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी लेके आना चाहते हैं, हम मुल्क के में करप्शन ख़त्म करना चाहते हैं, इस वजह से हमने जो है वो ये रीजंस इनकी दिए। क्रिटिसिज्म क्या हुई थी, ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही थी, इकोनॉमी के ऊपर बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा था, एक्सटर्नल डेट बढ़ते जा रहे थे, जिसकी वजह से मुल्क के ऊपर बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा था। इंटरनेशनल कमोडिटी एंड रिएक्शंस टू मार्शल लॉ इन पाकिस्तान, फॉरेन रिलेशंस भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होते हैं इसके थ्रू। आपने इसको देख लेना है और इसको ज़रूर लिखना है। फिर उसके बाद बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इन्वॉल्व हुए आपकी दोबारा से डेमोक्रेसी को अचीव करने के लिए, जिसके अंदर आप कह सकते हो पब्लिक प्रोटेस्ट थी, और फिर उनके थ्रू और बहुत सारी पॉलिसीज़ रखना पड़ी, बहुत सारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को क्रिएट करना पड़ा ताकि लोगों के दोबारा से ट्रस्ट पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर रीगेन किया जा सके। अब आपने क्या करना है, कंक्लूजन के अंदर आपने सारी जो बातें लिखी हैं उनको वाइंड अप करके थोड़ा थोड़ा करके कंक्लूजन के अंदर लिख लेना है। इससे आपका आई होप सारी चीज़ें कवर हो गई हैं, सारी चीज़ों की समझ आ गई, सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो। फिर भी कोई चीज़ समझना है आप वो ज़रूर पूछ सकते हैं। अब नोट्स का पासवर्ड 4, 5 और 6 है, इसको डाउनलोड कर लें
और आप ये पासवर्ड लगाएंगे तो PDF फॉर्म में आ जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लें। आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन के थ्रू ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी है। अपना बहुत सा ख्याल रखें, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।